So hello everyone, and in today's lecture we'll continue बेस थ्योरम, जो कि हम डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके इसको पढ़ रहे थे। और लेट मी हैव अ रिकॉल ऑफ द नेव बेस एल्गोरिदम। तो एन बी नेव बेस ये कह रहा है पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी बाय ए इंटू पी ए बाय पी बी, ये कह रहा है। और ये है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये है लाइक्लीहुड, ये है प्रायर प्रोबेबिलिटी, और ये है एविडेंस। आई होप अब आपको तो ये चीज़ें मतलब पढ़ते आ रहे हैं मेरे साथ और याद हो जानी चाहिए। फॉर्मूला तो आप आंख बंद करके भी लिख दो अब, और आप बता दो कि भाई ये लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है। ठीक, एक स्टेटमेंट आपने किसी भी इवेंट के ऊपर दी कि ऐसा होगा, उस पर आप अपना प्रिडिक्शन दे रहे हो। और प्रायर प्रोबेबिलिटी इज समथिंग विच इज बीन विदाउट हैविंग एनी, ठीक है, कोई आपने पहले कहीं से कोई जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी नहीं, कुछ नहीं करा आपने, जो है अपने ही सेल्फ के पर्सपेक्टिव से, अपने एक्सपीरियंस से जो भी था आपने बोल दिया। और फिर आपने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करे, ये एविडेंस है। और उसके बाद फिर आपने नई इंफॉर्मेशन जोड़ी, ठीक है, और नई इंफॉर्मेशन जो जोड़ी आपने उसके ही रिगार्ड्स में हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब पोस्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन। और ये जो कहानी चली है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चली अब। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये थी पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये थी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कह रहे थे हम कि बी हो चुका है, ए होने की संभावना बताइए। दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन थोड़ा सा और बात करें तो प्रोबेबिलिटी में ये था इवेंट के बारे में। यहाँ ए और बी दो इवेंट हैं, ए एंड बी आर इवेंट्स। और इवेंट में भी ए और बी ये कह रहे हैं हम कि डिपेंडेंट है, दीज आर डिपेंडेंट, है ना। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि बादल देख रहे हो और छा गए हैं तो बारिश होगी। तो बादलों के छाने से बारिश होने का रिश्ता है, तो डिपेंडेंट इवेंट है ही। और यदि इंडिपेंडेंट होते, यदि ये इंडिपेंडेंट होते ए और बी, तो भाई ये फिर जो कहानी आप कर रहे हो ना ये तो होती ही नहीं, इट विल नॉट बीन देयर। क्यों? क्योंकि यदि इंडिपेंडेंट होते ए और बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसा लिख सकते थे, यहाँ ये जो लिखा है ना पी ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरा फॉर्मूला ये बनता पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटर्न एज पी ए इंटू पी बी, ये लिख सकते थे अपन, अपॉन पी बी। तो भाई वो पी बी से पी बी ना निपट जाता, तो बचता सिर्फ पी ए बाय बी इक्वल टू पी ए। वो क्यों बचता? क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, बी को जो करना है करे, मेरे को क्या लेना देना, ए हूं मैं, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर मेरे को ये जो है पी ए मिलता, फिर इतनी कहानी नहीं होती। वो कर डिपेंडेंसी के कारण ही चीज़ें उलझ गई। और हमारी लाइफ में भी यही है, डिपेंडेंसी के कारण ही, चाहे वो आपका फैमिली का मैटर हो, चाहे आपका वर्क का मैटर हो, डिपेंडेंसी ही आपके चीज़ों को ये नए फॉर्मूले और नई कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लेकर जाती है। और जब इंडिपेंडेंट होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, सीधा आपको पीए निकालना रहता। ठीक है, तो भाई नेव बेस में ये चीजें थी। और बाद में आपने पढ़ा कि नेव बेस के कई वर्जन हैं, जैसा आपका डेटा वैसे वर्जन का यूज होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था कल। ओके, यदि न्यूमेरिकल डेटा है और न्यूमेरिकल में भी आपके पास कंटिन्यूस फीचर हैं, तो आपको गॉसियन लगाना पड़ेगा ये अजम्पशन के साथ कि भाई फीचर्स तो आपस में फीचर आपस में इंडिपेंडेंट है। मैंने ये नहीं बोला कि फीचर और टारगेट आपस में इंडिपेंडेंट है। भैया यदि ऐसी स्थिति है तो काहे का क्वेश्चन, काहे का नेव, कोई मतलब नहीं है, कोई नेव बेस वाला। भाई समझिए इस बात को, ठीक है, मतलब टेक्निकली कंसेप्चुअली सारी बातें समझ में आनी चाहिए। मतलब ये है कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप
को खड़ा कर दिया जाए और आपको अपने स्टूडेंट्स को या कहीं पर भी आप फेस करें इस चीज को, तो आपको भी एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो जाके फिर मेरा नाम होगा कि हाँ ऐसे कोई टीचर से पढ़ा है जिसने कंसेप्चुअली आपको जो है क्लियर करे हैं सारी बातें। तो क्या हुआ, नेव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी फीचर्स आर इंडिपेंडेंट अमॉन्ग ईच अदर। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स हैं x1, x2, x3, x4, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। नेव का मतलब ये था, लेकिन भैया टारगेट से थोड़ी ना, यानी x1 का y के साथ तो रिलेशनशिप होगा, x2 का भी y के साथ होगा, मतलब इनका रिलेशनशिप टारगेट के साथ, आपस में नहीं। आपस में नहीं है तभी ये नेव है। नेव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ अमंग ईच अदर फीचर्स, बट दे आर, ठीक है, इंडिपेंडेंट। वो भी कौन सा, कंडीशनल इंडिपेंडेंस। नेव बेस अज्यूम द फीचर्स टू बी कंडीशनल इंडिपेंडेंट। कंडीशनल बोले तो आपस में नहीं है, लेकिन टारगेट के साथ तो है ये। तभी वो कल आपने वो करा ना न्यूमेरिकल, कि वो डॉग है तो काऊ है, तो वो रैट है तो उनमें से किसको पेट बनाना है, तो उनका मीडियम साइज है तो स्मॉल साइज है तो बिग साइज है। वो आपने करा कल क्वेश्चन। तो जो अपन फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे थे वो एक पर्टिकुलर फीचर की टारगेट के साथ बना रहे थे फ्रीक्वेंसी टेबल, ये काम कर रहे थे अपन। ठीक है, आपस में तो कोई अज्यूम ही कर लिया था, इनका तो कोई लेना देना नहीं है, सब इंडिपेंडेंट बनेगी। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटियां जो भी है अपन निकालेंगे और बात करेंगे। तो कल प्रॉब्लम भी सॉल्व करा, 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए इस पे। ठीक, तो भाई क्वेश्चन आपने कल पढ़ा और इरीज का डेटा उठाया था। ठीक है, एंड आपने जो है सीधा आप इन्वोक कर सकते हैं। ठीक, ये आपका कोड है। इरीज डेटा लिया आपने, क्वेश्चन नेव बेस आपने नेव बेस से ले लिया, पिकअप कर लिया, इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने ट्रेन करा मॉडल को डेटा पर और फिर प्रेडिक्शंस भी निकाले और बाद में आपने एक्यूरेसी प्रिंट करवाई जो कि 95% आ रही थी। ठीक है, तो मैंने क्लियर भी कर दिया था डेटा जो इरीज का है उसमें 4 फीचर हैं और चारों कंटिन्यूस हैं, दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल। अगला जो हमारी बात हो रही थी आपसे वो थी मल्टीनोमियल नेव बेस। तो अब फीचर न्यूमेरिकल ना हो और टेक्स्ट हो तो भैया क्वेश्चन नहीं लगेगा, अब लगेगा मल्टीनोमियल नेव बेस MNB, ये लगेगा। तो NLP के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, स्पैम क्लासिफिकेशन, वहां ये लगाते हो और बड़ा आसान है। ये जो दूसरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है ना वो बड़ी भारी पड़ती हैं और ये प्रोबेबिलिटी वाली सस्ती पड़ती है, ये जल्दी से आंसर देगी, रिसोर्स भी ज्यादा नहीं लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइन। तो मल्टीनोमियल के बारे में यदि हम बात करें और चर्चा करें इस बारे में, तो क्या है, इट इज यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेयर फीचर रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स और अदर टोकन्स। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स और द टोकन्स, यानी आप कह रहे हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, आपको डॉक्यूमेंट दिया होगा, मतलब उसमें टेक्स्ट लिखा होगा, ऑलराइट, फाइन, एंड यू हैव टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ वर्ड, ये बोल रहा है मल्टीनोमियल। ठीक है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग ही ये क्लासिफिकेशन करेगा। यू आर अवेलेबल विद द डॉक्यूमेंट, देयर आर सर्टेन वर्ड्स रिटन हियर। ठीक है, एंड यू हैव टू मेक, देखो फ्रीक्वेंसी टेबल तो इसका बेस है नेव 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 के अंदर। ठीक है, इस एल्गोरिथम फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनाने का, तो बनेगी, चाहे तुम क्वेश्चन कर रहे थे चाहे तुम ये कर रहे हो। ठीक है, अब आपको जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी, ठीक है, या आप यहां कहेंगे कि मैट्रिक्स बनेगी, एक मैट्रिक्स बनेगी, जो भी आप कहें, तो you have to find the words from the documents, you have to find the unique words which are present in the document। ये आप निकालोगे पूरे डॉक्यूमेंट्स में से, छाट लो यूनिक वर्ड कौन से, और फिर उनको उनकी एक मैट्रिक्स बनाओ कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट नंबर 1 में वो शब्द कितनी बार आ रहा था। जैसे मान के चलो नहीं आया तो 0, एक बार आया तो 1, 2 बार आया तो 2, 3 बार आया तो 3। ठीक है, इस तरीके से आई हैव टू राइट इट डाउन। अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा बिल्कुल हिसाब किताब। ठीक है, ये बेसिक समझा रहा हूं क्योंकि उसने जो अंग्रेजी लिखी
ये कि भाई यहां पर फीचर्स रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स और अदर टोकन्स। ठीक है, वर्ड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स ऑकरेंस ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, उसी के रिगार्ड्स में मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड्स निकालने के लिए आपको काउंट वेक्टराइजर और टीएफ-आईडीएफ, दो ये टेक्निक होती है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, ये करना है। और बाद में मल्टीनोमियल के बारे में उसने बोला फीचर रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स फीचर रिप्रेजेंट्स द काउंट्स ऑफ ईच टर्म और वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। देखो आ गया ना, मैं जो ऊपर कह रहा था वहां शायद थोड़ा सा ऐसा लगे, अब यहां पर उसने नीचे क्लियर कर दी बात कि डॉक्यूमेंट है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई शब्द कितनी बार आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को चाहिए, वही यूज करूंगा मैं क्लासिफिकेशन करने में, उसी से ही मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा और उसी को यूज करूंगा। ठीक है, लेट मी काउंट द वर्ड्स। फिर ये देखो आ गया ना, प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा, पहले तो आप काउंटिंग कर लो कौन सा शब्द कितनी बार आ रहा है। तो MNB एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टर्म ऑकरिंग इन अ क्लास यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। तो ये देखता है वो शब्द उस क्लास में कितनी बार आया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। तो वो वाला शब्द 0 में कितनी बार आया, वो वाला शब्द 1 में कितनी बार आया। तो भाई ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालता है। इंडिपेंडेंस का अजम्पशन तो भाई वैसे ही है, उसमें तो कोई लेना देना है नहीं, इसके बारे में तो क्या कहें। एंड क्लासिफिकेशन आप करेंगे इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द वर्ड ऑकर हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है, कौन सी क्लास में हो रहा है, तो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। Okay, so it selects the class with the highest probability as the predicted class for the document. तो highest probability select करी जाएगी, ओके, किसी भी वर्ड की जो बिलोंगिंग टू ईच ऑफ द क्लास, ये रहा। MNB कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू ईच क्लास यूजिंग बेस थ्योरम। तो डॉक्यूमेंट की वो किस क्लास में बिलोंग कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, और डॉक्यूमेंट बना होगा शब्दों से, और शब्दों की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वो इतनी बार ऑकर हुआ है। ठीक है, तो किस क्लास के अंदर उसका ऑकरेंस इतना ज्यादा है। तो यदि मेरा डॉक्यूमेंट उन शब्दों से मिलकर बना होगा तो भाई मेरे को पता चल जाएगा कि ये शब्द जो यूज हुए हैं ये इस क्लास को बिलोंग करते थे, मैंने ट्रेनिंग में सीखा था। तो अब ये जो नया डॉक्यूमेंट मेरे को दिया है, अनसीन डॉक्यूमेंट है ये, मुझे इन शब्दों के बारे में जानकारी है, भाई मेरे को पता चल जाएगा ये इस क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे। उसमें भी एक लोचा है, क्या, वॉट एवर बी द वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन अ ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, वो तो ठीक है अपनी जगह, यदि टेस्ट डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा वर्ड है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग, तो उसको वो 0 प्रोबेबिलिटी असाइन कर देता है। ये एक इशू था यहाँ पे मल्टीनोमियल के अंदर। ठीक है, सो इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इफ यू आर गिविंग अ डॉक्यूमेंट, इफ यू आर गिविंग अट सम टेक्स्ट, ओके, सो which is which is having a word and not present in the training, तो उस समय उस शब्द की प्रोबेबिलिटी 0 होगी आने की। ठीक है, उसी को हम लैपलेस स्मूथनिंग बोलते हैं। ठीक है, सो टू टू हैंडल दिस इशू, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ द टर्म्स नॉट प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग डेटा बट प्रेजेंट इन द टेस्ट डेटा, MNB अप्लाइज लैपलेस स्मूथनिंग। अभी क्या होता है मैं और आगे समझाऊंगा, मेरे पास है इसका नोट्स है। ठीक है, उसको लैपलेस स्मूथनिंग कहते हैं। ठीक, क्या करते हैं लैपलेस स्मूथनिंग में बात करता हूँ अभी। तो भाई मल्टीनोमियल में अपने देख लिया कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, पैरामीटर्स काउंटिंग के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, स्मूथनिंग करना पड़ेगी, और स्मूथनिंग इज अप्लाइड टू हैंडल द केसेस वेयर सर्टेन फीचर डू नॉट अपीयर इन द ट्रेनिंग बट दे अपीयर इन द टेस्टिंग, सो 0 प्रोबेबिलिटी हैज बीन अप्लाइड टू देम। ठीक है, उनको 0 प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी जाती है। So smoothing priors denoted by alpha are added to the counts to prevent 0 probability. They are common, two commonly used techniques. एक होती है Laplace smoothing और एक होती है Lindstone smoothing. So as known as add something smoothing where a count of 1 is added to each feature of each class. यानी वो कुछ ना कुछ ऐड कर देता है, किसी को 0 ना होने दे, बस ये मैटर है। ठीक है, तो कोई वर्ड यदि ऑकर नहीं हुआ है, फिर भी यदि टेस्टिंग में आप उसको डाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ना हो, इसलिए उसके अंदर वो कुछ ऐड कर रहा है, सम वैल्यू इज बीन एडेड, तो ये ना स्मूथनिंग फैक्टर ऐड कर दिया उसने। ये फॉर्मूला है, द प्रोबेबिलिटी थीटा ऑफ अ फीचर appearing in a sample of class K estimated using the formula n की power k plus alpha upon n की power k plus alpha summation। n की power k is the number of times a feature appear in the samples of class K in the training,
एंड द सम ऑफ द डिनोमिनेटर इज ओवरऑल फीचर्स। तो भाई कोई भी फीचर या कोई भी टेक्स्ट किसी क्लास में कितनी बार अपीयर हुआ ये आपने ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ओवरऑल फीचर्स कितने हैं उनका समीशन। ठीक है, ये थीटा क्या होता है, दिस इज अ पैरामीटर एस्टिमेशन फॉर्मूला। ओके, तो भाई एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या क्या स्थिति बन पा रही है यहाँ। भाई चीज या कॉन्सेप्ट तो हम ये कह रहे हैं क्लियर हुआ। ओके, आपने बोला कि डॉक्यूमेंट में से जो भी शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको कलेक्ट करो। यूनिक, यूनिक ऐसा नहीं कि भाई इस 4 बार आ रहा तो तुमने 4 बार ही इस लिख दिया, नहीं भाई। यूनिक वर्ड्स यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और उनकी लिस्ट बना लो। आई एम योर टीचर, AI, तो यूनिक शब्दों की लिस्ट बना ली, बन गई। बनने के बाद ये देखो कि ये यूनिक शब्द अलग अलग डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहे हैं, तो उनकी मैट्रिक्स बनाओ। और मैं जो कह रहा हूं ना आपको, इसको बोलते हैं काउंट वेक्टराइजर। काउंट वेक्टराइजर, ये देखिए अब आपके सामने कोड शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज काउंट वेक्टराइजर, ये है उसका कोड। ठीक, तो एसक्यूएल से फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक से काउंट वेक्टराइजर उठाना पड़ता है हमको। और ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक लिस्ट बनाइए डॉक्यूमेंट्स की, मतलब छोटा सा ही है, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी एक टेक्स्ट को पूरे सेंटेंस लिख दिया। ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट है, ये आपका चौथा डॉक्यूमेंट है। 4 डॉक्यूमेंट है भाई, मतलब 4 लाइनें हैं बस, सीधी सी बात है। इनको अलग अलग डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, इनको पूरे को एक कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के नाम से मैंने कॉर्पस की लिस्ट बना दी, ये कर दिया हूं। अब काउंट वेक्टराइजर लगाऊंगा मैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को या कॉर्पस को काउंट वेक्टराइजर करने दूंगा। ठीक है, और यहां से मैं यूनिक वर्ड्स निकालूंगा। आई विल चेक द वोकैबुलरी, यूनिक वर्ड्स निकालो आप क्या हैं, और फिर उनकी मैट्रिक्स बनाओ। तो भाई क्या हुआ, ये मेरे यूनिक वर्ड्स हैं जो चारों डॉक्यूमेंट में हैं। एंड डॉक्यूमेंट फर्स्ट इज वन सेकेंड द थर्ड, ये देख लीजिए आप, ये जो यूनिक वर्ड्स हैं ये मेरे चारों डॉक्यूमेंट में हैं, बना दिए। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, डॉक्यूमेंट वाइज मैट्रिक्स बनाऊंगा। देखो कैसे बन गई ये मैट्रिक्स। पहला वर्ड है एंड। सेंटेंस नंबर 1 चेक करो, यहां पर एंड है क्या? आपको एंड दिख रहा है यहां पे, है या नहीं? टेल मी, कैन यू सी एंड हियर? देखिए कोड में, कैन यू सी एंड हियर? नहीं है ना, लगता है मुझे मुझे ही आज बोलना पड़ेगा। तो एंड नहीं है पहले सेंटेंस में, क्योंकि नहीं है तो यू विल मार्क 0। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसी तो निकालना था ना, तो हैंड है ही नहीं तो 0 से मार्क करोगे। चलो, दूसरा यूनिक वर्ड कौन सा है? डॉक्यूमेंट। ये बताओ, डॉक्यूमेंट है फर्स्ट सेंटेंस में, डॉक्यूमेंट नाम का वर्ड नजर आ रहा है? ये रहा। कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, लिखो जरा 1। फिर अगला यूनिक वर्ड कौन सा है? फर्स्ट। अब जरा देखो, फर्स्ट नाम का वर्ड है, पहले सेंटेंस में है, कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, लिखो 1। फिर अगला यूनिक वर्ड कौन सा? इस, चेक करो, इज है, ये रहा इस, कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, लिखो यहां 1। फिर अब है 1, 1 यहां इस सेंटेंस में 1 तो नजर नहीं आ रहा मेरे को, तो लिखो 0। सेकंड देखो जरा, सेकंड नजर आ रहा है यहां पर? वो भी नहीं आ रहा, लिखो 0। द देखो, द आ रहा है, दिस इज द, ये आ गया, 1 टाइम आ रहा है, लिखो जरा 1। फिर थर्ड देखो, थर्ड आ रहा है क्या इस सेंटेंस में? तो थर्ड भी नहीं आ रहा, लिखो 0। फिर देखो दिस आ रहा है क्या? तो दिस आ रहा है, लिखो 1।
तो आपने डॉक्यूमेंट नंबर 1 में जो भी यूनिक वर्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन डॉक्यूमेंट नंबर 1। अब आप, मुझे लग रहा है बाकी डॉक्यूमेंट की भी निकाल दोगे, वर्ड्स की, इनकी भी निकाल देना आप फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और मेंशन कर देना। ये रहा मेरी मैट्रिक्स जो बन जाएगी ये करने के बाद, आफ्टर क्रिएटिंग दिस टास्क ये मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके फाइन, ये हो जाएगी। देन व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करना है आपको? ये बन गई, यही काउंट वेक्टराइजर होता है, यही काम करता है काउंट वेक्टराइजर, काउंटिंग करता है वर्ड्स की, यूनिक वर्ड्स की डॉक्यूमेंट पे कितनी है, तो ये बनती है। और जब मैंने मल्टीनोमियल करा ना, ये आई यूज मल्टीनोमियल नेव बेस, ये करा ना मैंने, तो काउंट वेक्टराइजर इंपोर्ट करा था। आई फेच्ड डेटा ऑफ न्यूज ग्रुप, मतलब एक ये डेटा सेट है ऑलरेडी एसके लर्न के अंदर, प्री डिफाइंड डेटा है। सो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ डेटा विच यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस। तो ये न्यूज का डेटा, मैं ये भी बता रहा हूँ कैसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है, ये न्यूज का डेटा ऐसा कुछ है, ठीक है, दिस इज द डेटा सेट, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, ये डेटा सेट फेच करा है एसके लर्न से। ओके, अब डेटा तो फेच हो गया, डेटा फेच होने के बाद आपको करना है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करोगे कैसे? आपको टेक्स्ट एज एन इनपुट देना पड़ेगा मॉडल के अंदर ट्रेन होने के लिए। अब आप यदि मॉडल के अंदर देते हो माय नेम इज एआई, तो भाई मॉडल तो गणित समझता है, मॉडल ये थोड़ी ना समझता माय नेम एम, ये थोड़ी ना समझता हो, उसको तो मैथ्स दो, उसको कोई नंबर नंबर दो। तो नंबर दोगे कहां से? नंबर में कन्वर्ट तो करो इसको। तो नंबर में कन्वर्ट कैसे होगा? ये काउंट वेक्टराइजर से होगा, ठीक है। ये काउंट, तो आपने पाइपलाइन बनाई है कि पहले जो टेक्स्ट है ना उसको काउंट वेक्टराइजर में लगाओ और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करो, उसकी मैट्रिक्स बनाओ, और फिर उसको मल्टीनोमियल नेव बेस में देना क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। ये काम हुआ है। अब बताइए मुझे, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा है काउंट वेक्टराइजर क्या होता है? दोज पीपल हु आर डूइंग द एनएलपी रिसर्च एंड ऑल दिस स्टफ, उनको, उनके लिए तो ये डिमांड है कि भाई काउंट वेक्टराइजर तो हमको आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिस इज। ओके, आई एम टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वहाँ ये यूज होते हैं काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF, डॉक टू वेक, वेक टू डॉक, बैग ऑफ वर्ड्स, ये की पॉइंट्स हैं एनएलपी के। और फिर अभी बाद में आप LLMs को पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी से यदि आपको कोई वीडियो शेयर कर दे और आपको बोले भैया देखो ये LLM का वीडियो, आप बोलोगे यार पहले बेसिक तो समझ लें यार, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो, हमको ये तो पता चले काउंट वेक्टराइजर क्या करता है, कैसे क्या मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, कैसे रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, हमें मैथ्स तो सीख लें हम, फिर हम आगे LLM देखेंगे, ठीक है। वी आर नॉट इन अ हरी टू डू एनी टास्क विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर अवर स्टडी, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, ये रहेगा। तो काउंट वेक्टराइजर ये है जो कि आप लगा रहे हैं अपने क्लासिफिकेशन करने में मल्टीनोमियल से। एक चीज और है मल्टीनोमियल में शानदार, वो ये है कि टारगेट को 0-1 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती यहां पर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द टारगेट। जहां तक मैंने देखा, आपके पास यदि ऐसा डेटा सेट है ना जहां पर टेक्स्ट है और यहां पर टारगेट में यस या नो है, तो आपको यस और नो को 0 और 1 में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, जो दूसरे एल्गोरिदम्स में करना पड़ता है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना, इसको काउंट वेक्टराइजर या और TF-IDF लगा के इसकी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, बस वो न्यूमेरिकल वाली, ये काम आपको करना है। बाकी इसको 0-1 में कन्वर्ट नहीं करना, ये मल्टीनोमियल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसको भले यस नो ट्रू फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जो लिखा लिखे रहने दो, कुछ मत करना। लेकिन यदि आप अब लॉजिस्टिक लगाते या तुम सपोर्ट वेक्टर मशीन लगाते, डिसेंट्री लगाते, तो वहां टारगेट को भी 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके पल्ले नहीं पड़ता ये, उनको तो पूरी मैथ्स चाहिए। यहाँ आपको सिर्फ टेक्स्ट को इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर्स में, ये तो निपटा लेगा वो, कोई इशू नहीं। मल्टीनोमियल नेव बेस, ठीक है। तो भाई अभी तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको, TF-IDF तो बचा है। तो आप ये देखेंगे, ये कोई भी डेटा ले लो क्लासिफिकेशन का एंड इट विल बी डन।
ऑलराइट, इट विल बी डन। ठीक है, ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। ऑलराइट, तो काउंट वेक्टराइजर का ये हो गया। देन टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर, इसको अपन पढ़ते हैं। टीएफ आईडीएफ क्या होता है, ये कैसे आपकी जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाउ इट्स गोइंग टू कन्वर्ट द डेटा इनटू द न्यूमेरिक्स। ओके, तो भाई अगेन अब देखिएगा, टीएफ आईडीएफ का मतलब होता है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, ये मीनिंग होता है इसका, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग आल्सो इन डिटेल, थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहेंगे अपन। ठीक है, काउंट वेक्टर्स बता दिया, अब टीएफ आईडीएफ बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये टीएफ आईडीएफ क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। टर्म फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स टर्म अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। कोई भी शब्द डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो जैसे भाई मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, एक सेंटेंस है, उसको मैं डॉक्यूमेंट मान रहा हूं। मैंने लिखा माय नेम इज निर्मल। तो इस डॉक्यूमेंट में माय कितनी बार आया, सर एक बार आया। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय राइट नाउ, तो एक बार आया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने इस डॉक्यूमेंट में, 1 2 3 4 4 हैं। तो ये टर्म फ्रीक्वेंसी आ गई है, माय की टर्म फ्रीक्वेंसी 1/4। दिस इज टीएफ, टर्म फ्रीक्वेंसी। फिर एक और होती है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, आईडीएफ। ये क्या होती है, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो भाई अब जरा और नजर डालो, दिस मेजर्स हाउ इंपॉर्टेंट अ टर्म इज अक्रॉस द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आपने अभी एक डॉक्यूमेंट में चेक करा कि वो शब्द कितनी बार आया, अब मैं पूरे डॉक्यूमेंट में देखना चाहता हूं कि वो शब्द कितनी बार आया। उससे उस शब्द की महत्व को समझा जाएगा, हाउ मच इंपॉर्टेंट दैट वर्ड इज। ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड एज द लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी। यानी आपको लॉग लेना है, लॉग लॉग ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या लिखना है, इट इज कैलकुलेटेड एज द लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी, जिनमें वो टर्म टी है। इतने डॉक्यूमेंट बताओ किसमें जिसमें वो टर्म टी है, और टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं आपके पास वो बताओ, उनका रेशियो है ये। ठीक, तो भाई यहां पर यदि मैं बात करूं, लेट अस सपोज ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें ये एक एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है। तो ऊपर जैसे हमने वो निकाला था ना यूनिक वर्ड्स, तो वो तो यहां भी निकलेंगे। ठीक है, काउंट वेक्टराइजर में जो आपने यूनिक वर्ड्स निकाले ना, वो तो यहां पर भी निकलने का है। आप ये डॉक्यूमेंट दे दो टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर को, यूनिक वर्ड्स प्रिंट करो, फिर टीएफ आईडीएफ मैट्रिक्स प्रिंट करो। तो देखिए ये एंड डॉक्यूमेंट फर्स्ट इज 1 सेकंड द थर्ड दिस, ये तो यूनिक वर्ड्स हैं जो चारों डॉक्यूमेंट में पता चले हैं मेरे को हैं। अब एक एक करके इनको रिजॉल्व करते हैं। पहला शब्द है एंड, द फर्स्ट टर्म इज एंड। तो एंड का आपको क्या निकालना है, टीएफ आईडीएफ। तो पहले टीएफ निकालो, एंड का टीएफ क्या होगा, व्हाट इज द टर्म फ्रीक्वेंसी फॉर एंड। टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टर्म फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इस डॉक्यूमेंट में एंड कितनी बार आया, कितनी बार आ रहा है, इस डॉक्यूमेंट में एंड है, इस डॉक्यूमेंट में एंड है क्या, नहीं है, तो जीरो। तो मैट्रिक्स का पहला जो टर्म है, पहली जो एंट्री है वो जीरो। चलो अगला देखो, अब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। अब देखो पहले वाले उसमें डॉक्यूमेंट कितनी बार आया, 1 टाइम आया, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं यहां पे, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं।
तो टर्म फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा था आपने टर्म फ्रीक्वेंसी के बारे में? नंबर ऑफ टाइम्स टर्म अपीयर इन द डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो भाई एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो एक बार डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है और टोटल 5 शब्द हैं, तो 1/5 होगी टर्म फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट की, उस शब्द की, डॉक्यूमेंट जो शब्द है उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी है 1/5। अब उसकी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, फिर क्या क्या कहते हैं, लॉग ऑफ द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट है कुल मिला के, कितने डॉक्यूमेंट है भाई, 4, दिख रहे ना 4, 1 2 3 4, 4 डॉक्यूमेंट हैं, डिवाइडेड बाय, फिर क्या कह रहा है वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें डॉक्यूमेंट शब्द आ रहा हो। तो कितने कितने सेंटेंस है जिसमें डॉक्यूमेंट शब्द आ रहा है, देखो जरा कोड में, एक यहां आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां आ रहा है, 3 सेंटेंस है जहां पे डॉक्यूमेंट आ रहा है लिखा हुआ। तो भैया 4/3 करो, 4/3 करो। सर 4 है ना, 4। सर सर ये इस सेंटेंस में आ रहा है डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, वो तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स द वर्ड इज कमिंग, यूनिक। हाँ हाउ मेनी टाइम्स दिस दिस इज कमिंग, तो सर सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें भी आ रहा है। अब वो भले 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, जो भी है वो देखेंगे, ठीक है, अभी तो ठीक है, भले 2 बार आ रहा है, ठीक है, बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज कि भाई ये आ रहा है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा, इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस में, 3 डॉक्यूमेंट्स में वो शब्द आ रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसमें नहीं आ रहा, तो टोटल सेंटेंसेस कितने थे, 4, उसमें से 3 में आ रहा है वो, ठीक है। इसमें सर जो फॉर्मूला लिखा है ये नहीं लिखा कि नंबर ऑफ टाइम्स द डॉक्यूमेंट इज कमिंग इन दीज डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऐसा नहीं लिखा, बस इतना लिखा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म, हाउ मेनी टाइम्स दे आर कंटेनिंग ये नहीं लिखा। तो मैं अभी उस चीज को अवॉइड कर रहा हूं, मैं समझ गया आपका, आपने क्या पॉइंट करा, ठीक है, तो मैं अभी नंबर ऑफ टाइम्स को अवॉइड कर रहा हूं, बस इन्होंने बोला कि ऐसा आ रहा है, तो log ऑफ 4/3, तो करते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन होता है TF-IDF, तो देखते हैं 1/5 कितना होता है भाई, व्हाट इज 1/5, 0.2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 4/3, तो यार 4/3 का लॉग करना रहेगा मुझे, कैलकुलेटर निकालते हैं, उसमें क्या पता लॉग है कि नहीं है, तो या तो मुझे यहीं करना पड़ेगा उसमें कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर ऐप यहीं पे देखते हैं, इसमें लॉग ऑग दिया है क्या, यहाँ भी लॉग नहीं दिया है, ठीक है, वो तो साइंटिफिक में रहता है, तो कोई बात नहीं। 4/3 कितना होता है, व्हाट इज 4/3, ये तो अपन कर ही लें, ठीक है, कैलकुलेटर में 4/3 कर लेते हैं, ठीक है, सो 4/3 द आंसर इज 1.33, तो मेरे को निकालना है लॉग ऑफ 1.3333 जो भी होता है, तो मेरे को अभी आंसर यहाँ नजर आ रहा है, दैट इज 0.113, 0.113 ऐसा मेरे को भी ऐसा आंसर नजर आ रहा है, तो मैं इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 0.113, ठीक है, 0.113 multiply by 0.2, द आंसर शुड हैव टू बी 0.0226, देखते हैं, ओके, यहां पर ये दे रहा है 0.469 करके कुछ दे रहा है, दिस इज द आंसर कमिंग, इस तरीके से दे रहा है ये, कैसे आएगा, हाउ इट इज कमिंग, डॉक्यूमेंट की बात करें तो भाई ये तो कुछ और ही स्कोर दे रहा है, 0.0719 कहाँ है, ठीक है, ये तो कुछ और आंसर दे रहा है यहाँ पे 1/4, अच्छा 1/4, ये तो, एक मिनट रुको जरा, ओके, लेट मी चेक, यहाँ पर क्या है आपका
1/4 डॉक्यूमेंट 1/4 अपीयर्स इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट 1 टाइम्स, तो टोटल 1/4। और ये कितने, पहले पहले में कितने शब्द थे, 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 शब्द थे ना, तो मतलब ये 5 नहीं ले रहा है, डॉक्यूमेंट को एलिमिनेट कर रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट को ना लो आप। ठीक है, तो भाई 1/4 मतलब एक्सक्लूडिंग डॉक्यूमेंट कितनी बार वर्ड्स आ रहे हैं, कितने वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 4 वर्ड्स हैं एक्सक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, तो 1/4 लिखा 0.25। और हमने क्या लिया था, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 5, उसमें डॉक्यूमेंट एक बार आ रहा है तो 1 बाय करा था, 1/5 करा था हमने एज पर द फॉर्मूला, ये 1/4 कर रहा है। फिर अगला क्या है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कॉर्पस 4 हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट तो 3 है, तो ये तो अपन कर ही रहे थे। ठीक है, सो 3 आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स, लॉग ऑफ 4/3 जो कि होता है 0.2877। तो क्या मैंने गलत निकाला क्या, हाँ मैंने क्या गलत निकाला, लॉग ऑफ 4/3, ये नियरली इक्वल टू 0.2877। जस्ट अ सेकेंड, हेलो हेलो। हेलो, हेलो। हाँ आपको आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं रत्नवाला बात कर रही हूँ कराड़ से। मुझे थोड़ी इंक्वायरी करनी थी, बोलिए। मतलब आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के कोर्सेज चालू है, हाँ हाँ तो हाँ सर मतलब एनरोल करने का था, तो उसके बारे में मुझे पूछना था, सिलेबस वगैरह ओके, कैसे। मेरे फ्रेंड से आपका मिला मुझे कांटेक्ट। हाँ 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 हाँ। तो मैम एक्चुअली क्या है, अभी मेरा एमएल का कोर्स चल रहा है और 2 एमएल के कोर्स चल रहे हैं, और जनरेटिव एआई का जो कोर्स है ना मैम, वो वीकेंड पर जो है वो चल रहा है, सैटरडे एंड संडे। अच्छा, हाँ 3 मतलब कोर्सेज चल हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, 3 कोर्सेज चल रहे हैं मैम। अभी मैं मशीन लर्निंग में नेव बेस्ड थ्योरम सुपरवाइज्ड की वो पढ़ा रहा हूँ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही। अभी आ रही है मैम आवाज़। तो मैम अभी मेरा करंट में जो एक बैच है उसके अंदर नेव बेस्ड थ्योरम पढ़ा रहा हूँ मैम। ओके, सुपरवाइज्ड का तो वो खत्म हो रहा है, और अगली अब मंडे से मैं अनसुपरवाइज शुरू करूँगा। एक जो दूसरी बैच है 8:30 वाली, उसमें मैम मैं जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अभी, दैट मीन्स आई एम टीचिंग प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर मैं मशीन लर्निंग पढ़ाऊँगा। हाँ, और जो एक नई बैच शुरू हुई है जनरेटिव एआई वाली, तो मैम उसमें मैं जैन मॉडल वगैरह पढ़ाऊँगा, एलएलएम्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएँगी। हाँ मैम, हाँ वो वीकेंड का है मैम ये। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, 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 हाँ। देखिए मैम अभी आप, हाँ, 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 इस वन देखिए मैम क्या है, देखिए क्या है कि आप जो 8:30 वाला बैच है उसके अंदर भले ही जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैथ्स चल रहा है। ठीक है, तो मैथ्स अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो क्योंकि एमएल बाद में शुरू होगा, तो यू कैन कोप अप। ठीक है, वहाँ पर आप कर सकते हो रेदर देन वेटिंग फॉर 2 to 3 months मोर। ठीक है, वेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा नया बैच चालू होगा ना, तो मैं आपको आगे के जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो वहाँ पर पढ़ा दूंगा, तो आपका यहाँ का टाइम बच जाएगा। ये काम कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ तो मैथ्स तो मैम फंडामेंटल्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन्फॉर्मेशन थ्योरी हो गया, तो ये तो मैम फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, ये वाला मैम, ये वाला जो बैच हुआ है इसको थोड़ा सा टाइम हुआ, उसमें पाइथन भी पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी। आई गेस आपको प्रोग्रामिंग आती है पाइथन। अच्छा, पाइथन नहीं आती है। अच्छा, सी पता है, ओके, तो आपको पाइथन भी सीखना है ना मैम। ठीक है, तो पाइथन भी आपको करना है, तो वो खैर अपनी जगह है, उसके लिए भी अपन देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट रेदर देन मैम वेटिंग फॉर समथिंग ना, यू कैन ज्वाइन अप विद दिस थिंग, एंड रेस्ट ऑफ द आगे वाली बैचेस में रहेगा, उसका आपका कोई फीस अलग से नहीं रहेगा। यू कैन जॉइन, यू कैन लर्न पाइथन ऑल्सो, एंड यू कैन डू द रिविजन ऑल्सो। अगेन ये चीज़ हो सकती है आराम से। हाँ, उसका आपको अलग से पेमेंट नहीं है, जैसे अलग बैच होगा ना उसमें आपको करना है, आप तो जुड़ के अपना पढ़ सकते हो कंटिन्यू। ठीक है, मेरा ऐसा है, ओनली वन टाइम पेमेंट एंड मल्टीपल टाइम स्टडी। ठीक है, मैं तो ओपन विल पे रखता हूँ मैम।
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी मैथ्स चल रहा है, एमएल शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी एमएल को शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो मीनवाइल आप मैथ्स करते करते आप आगे बढ़ जाओ। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी चल रहा है मैडम, अभी 2 क्लास हुआ है। ठीक है, तो आप, हाँ अभी स्टार्ट किया है मैम, उसमें लीनियर अलजेब्रा कराया है और स्टैटिस्टिक्स करवाया है। तो रिकॉर्डिंग तो है मैम मेरे पास, मैं सारी मेल कर सकता हूँ आपको, तो आप अपना पढ़ सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, ये चीज़ है। हाँ हाँ, उसमें एम एल तक है मैडम उसके अंदर। हाँ, देखिए मैम उसमें ये पूरा मैथ्स है। वैसे स्टार्ट तो मैंने पाइथन से करा था वहाँ पे, तो मैं पाइथन पढ़ाया था। देन फिर मैम मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं मशीन लर्निंग करवाऊंगा उसके अंदर, तो एमएल तक है वो। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 मैम, दिसंबर वाला तो मैम उसमें तो हम बहुत आगे हैं, दिसंबर वाला बैच में तो मैम आगे हैं। ठीक है, उसमें तो मैं कह रहा हूँ ना, नी बेस मतलब मशीन लर्निंग चल रही है वहाँ तो। और सुपरवाइज खत्म हो गई है, मतलब मान के चलो आज से, अब अनसुपरवाइज चालू कर रहा हूँ। हम्म हम्म। देखिए मैम 8:30 वाला करते हो तो एमएल तो कोई लैगिंग रहेगा नहीं आपका, क्योंकि एमएल तो शुरू हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो तो अभी कुछ दिनों बाद शुरू होगा। आपका ओनली लैगिंग होगा मैथ्स, उसके 2 टॉपिक, एक लीनियर अलजेब्रा और एक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 2 मैथमेटिकल टॉपिक आपके लैग रहेंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी तो चल रही है, आप ज्वाइन करेंगे। और आगे मैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं ग्राफ थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा, फिर मतलब ये 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एमएल पढ़ाऊंगा मशीन लर्निंग पे। हाँ मैम, अभी आप मान के चलें यहाँ इसको करने में 2 से 3 मंथ और लगेंगे, मतलब मैं जून तक फिनिश कर पाऊंगा। हाँ, एमएल जो है जून तक खत्म होगा। मैम फीस इज़ ओनली 5K मैडम, फीस का ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फीस इज़ नॉट दैट मच। ठीक है, फीस कम है मैडम बहुत। और हाँ, लर्निंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फीस इज़ जस्ट ओनली 5K। हम्म। हाँ 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 मैम, वो तो अप्रैल देखिए मैम, वो अब जो जून में स्टार्ट होगा मैडम, अगला जो ऑनलाइन बैच होगा वो अब जून में स्टार्ट होगा नया। है ना मैम, वहाँ से शुरू होगा, अप्रैल मई जून में इसको ख़त्म करूँगा, टर्मिनेट करूँगा, जून में होगी और फिर वहाँ से शुरू होगा नया बैच। मैम जून जून एंड में, हाँ जून जुलाई पर मैम स्टार्ट होगा। हाँ मैम, नया बैच तभी होगा। हाँ 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 हाँ, उसमें ये सारे हैं मैम, जो भी आप 8:30 वाले में ना, वो सारे हैं। लेकिन फाइव फाइव मैथ्स नहीं नहीं नहीं, देखिए मैम बता रहा हूँ, 5 मंथ वाले कोर्स में मैथ्स है, मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। ठीक है, ये है। और जो अभी 8:30 वाला चल रहा है उसमें मैथ्स है और मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग नहीं है। हम्म। तो डीप लर्निंग आपको पढ़ना तो मैम कोई इशू नहीं है, वो तो मतलब आगे वाली बैच के अंदर। ठीक है, आई विल इंक्लूड यू, मैं उसके अंदर भी इंक्लूड कर लूँगा आपको, कोई इशू नहीं है। हाँ, आप अगर पढ़ोगे तो फिर कंटिन्यूशन में आप पढ़ेंगे ही, है ना मैम, वो चीज़ है। तो आई विल इंक्लूड यू इन दैट ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। देखिए मैम फिर, हाँ हाँ, तो मैम पाइथन देखता हूँ मैम, पाइथन जो है मैं लॉन्च करूँगा, विद पाइथन करूँगा, तो फिर देखता हूँ मैम कि कैसे क्या होगा। विद पाइथन विद एमएल। ठीक है, ऐसा करूँगा तब होगा। या मैं मैथ्स एमएल, है ना, तो वो जो है इस तरीके से मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ, ऑलराइट। हाँ, टाइम बचेगा आपका। ठीक है। हाँ, पढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे, बजाय इसके अब 4 महीने और 3 महीने और डिले करो, और मैम कोई अननेसेसरी है वो बात। हम्म
हम्म हम्म हम्म, हाँ 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 हम्म 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 मतलब मैम रिसर्च, मैम मेरे साथ तो कई लोग जुड़े हुए हैं जो रिसर्च कर रहे हैं मैडम। आपका सिर्फ कोर्स का पर्सपेक्टिव नहीं, आपका पीएचडी में भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ तो लंबा खेल है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू समथिंग की कोर्स कर लिया, कोर्स करने से तो आपको अपनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बाकी पीएचडी और वो सारी चीज़ें तो फिर अलग बात है, वो फिर आगे तो चलेगा। हाँ ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली, तो मैम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं तो मैम आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप अप्लाई कर पाएंगे उसे। ठीक है ना मैम, ये जो बात है। नहीं मैम, खत्म लाइफ में किसी भी चीज़ को ख़त्म होने का वेट मत करो, आप तो अपनी शुरुआत करो। ठीक है, कोई भी ये कुछ नहीं मैम, ये ख़त्म होने में तो भी जैसे 2-3 महीने लगेंगे ख़त्म होने में, तो अगेन मैम यू विल बी डिलेड फ्रॉम लर्निंग, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये इशू है ना, तो वेट नहीं करें। ऑलराइट, और क्विकली ज्वाइन करें। 8:30 to 9:30 1 घंटा क्लास होता है। हम्म, हाँ ऑनलाइन होता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग मैडम, रिकॉर्ड तो मैम हर क्लास करता हूँ मैडम, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मिलेगा ही मैम। हम्म, हम्म, ठीक है मैम, वो तो रहती है, मैं सब अपलोड करता हूँ रिकॉर्डिंग, आपको सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है ना मैम, ये चीज़ है, तो रिकॉर्डिंग में मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, कोर्स में मिलेगा, सब मिलेगा, अगला पिछला सब सब पूरा एवरीथिंग। ठीक है, ऑन सब सब रिकॉर्ड रखता हूँ मैम। हाँ हाँ मैम, मैं तो ऑनलाइन पढ़ाते ही ऐसा मैम, इशू ही नहीं रहेंगे। अभी भी मेरी क्लास चल रही है मैम, मैं अपनी क्लास रोक कर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, 7 नहीं नहीं मैम, 7 to 8 मैम, एक बैच मेरा 7 to 8 रहता है, फिर आधे घंटे का ब्रेक के बाद दूसरा बैच रहता है 8:30 to 9:30 वाला। हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए मैडम, इस नंबर पे मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है मैम, आप 8 से 8:30 के बीच में बता दीजिए आराम से, और आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप कर लीजिए आराम से डिसाइड में, वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ तो। ठीक है ना मैम, है ना, तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो फिर मैं आपको सैम्पल लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना मैम, ठीक ठीक मैम, और जल्दी डिसाइड करिए मैम, है ना, अच्छा रहता है। ठीक है मैम, हाँ हाँ मैम, वही वही इसलिए आप कर लीजिए। ठीक है ना मैम, ठीक 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 ठीक, ओके मैम, ओके, हाँ। हेलो एवरीवन, सो या एक्चुअली अर्जेंट कॉल था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोग को रोक दिया। खैर एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि लॉग क्या निकाल लिया उसने, और यहाँ पर मुझे कमेंट में आ रहा है log 4/3 .12। तो सर ये तो मैंने भी कहा था कि यही आ रहा है, 0.12 आ रहा है, और यदि आप ये फिर गलत दे रहा है, log ऑफ 4/3, इट्स रॉन्ग थिंग, ये गलत दे रहा है। और यदि हम उसको लॉग से मल्टीप्लाई करें तो आप और ये 0.25, मेरे को यहाँ भी थोड़ा सा उस पर डाउट लग रहा है, सारी चीज़ें किसी की एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते अपन। ये कह रहा है 1/4, और वो क्या था फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो सिंस द फर्स्ट डॉक्यूमेंट हैज 4 टर्म्स, 4 नहीं 5 टर्म्स है, पहले वाले डॉक्यूमेंट में 5 टर्म्स है, दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, उसमें डॉक्यूमेंट एक बार आ रहा, तो 1/5 होना चाहिए। तो मैं इसको फुली मतलब ऐसे नहीं मान रहा हूँ, ब्लाइंड इस पर विश्वास कर लूँ, दिस शुड बी 1/5, तो दैट इज 0.2, एंड दिस शुड बी log ऑफ 4/3, जो भी करेक्ट आ रहा है उसकी वैल्यू आएगी, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, वो यहाँ पर हमको पुटअप करना पड़ेगा। यस, एनी सजेशन प्लीज। सर वो एक्सपोनेंशियल लॉग है, क्या? log to the base हाँ, e log to the 4/3 would be हाँ 0.28. 0.28, कौन सा वाला लॉग है सर ये? log to the base e.
लॉग टू द बेस ई है, और हम क्या लॉग 10 निकाल रहे थे? हमेशा वो लॉग 10 ही निकलते, वही प्रॉब्लम हो जाता है हमेशा। ये नेचुरल लॉग है और ये हाँ। अब तो आप ठीक है, हाँ, तो लॉग टू द बेस ई। हाँ हाँ, टू द बेस, ओके मैं देख लेता हूँ, लॉग टू द बेस ई, टू द बेस ई, ठीक है, और हमको निकालना है कितना? 1.33, ठीक है, 1.33। ओके, तो इसका आंसर जो है, आप तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी मेरे हाथ में है नहीं, बट जैसे आप कह रहे हैं तो सर 0.28 आ रहा है। इज इट 0.28? यदि आ रहा है कंफर्म करें तो फिर अपन इस पर विश्वास करें कि ये 0.07 दे रहा है, और ये 0.07 दे भी रहा है तो भाई यहाँ एंट्री तो 0.469 की कर रहा है ये भी अजीब बात है। 0.469 की को कर रहा है ये एंट्री, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं 0.25 कर गया है ये, इसको 0.20 करना चाहिए था। ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई, और आप कह भी रहे हैं तो चलो मैं देख लेता हूँ, और तभी उसने गड़बड़ करी है। ठीक है, हम यदि कैलकुलेटर से देखें, एंड इफ आई कंसिडर 1/5, सो 1/5 विल बी 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट कितना आया ये, आप लॉग टू द बेस ई कर रहे हैं, मेंशन करना चाहिए लॉग के अंदर कि क्या दे रहा है वो। ठीक है, तो 0.2877, अब जाके ये आ रहा है 0.057, ये भी आ रहा है, तब भी मैं ये सब मैच नहीं कर पा रहा, स्टिल आई एम अनेबल टू मैच विद दिस थिंग। ये TF-IDF क्या बन रहा? ठीक है, ये तो कुछ ऐसा दे रहा है 0.07 इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या कुछ और बच गया है यहाँ पर करने के लिए, इसको चेकआउट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो भी रह गया सर अपना, कैसे तो भी मल्टीप्लिकेशन करना, कुछ ना कुछ रह गया फॉर्मूले में, तो इतनी तो बात उसने एक्चुअली इनवर्स बोला था ना सर, तो हम्म, 1/5 नहीं ना, वो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, कहाँ पर? या 4 से, जो हम्म। कुछ तो तो ये देखिए TF इंटू IDF ऐसा बोला। TF क्या आया सर? TF शायद 5 आना चाहिए ना, 1/5 का टर्म फ्रीक्वेंसी का इनवर्स लेना है। टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है सर। ओके ओके, सो गलत हो गया टर्म फ्रीक्वेंसी इनटू इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, TF-IDF है वो। और यदि इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ले रहे हो आप, इनवर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, तो यदि आप कह रहे हैं सर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है ये कितना है 0.288, तो सर यदि इसको 1 बाय करो, देख लीजिए 1 बाय करके व्हाट इट इज कमिंग, 1 डिवाइडेड बाय 0.2877 जो भी आ रहा है, करके देख लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 0.2877, द आंसर इज 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा, तो भी नहीं हो पाएगा सर। गलत हो जाएगा सर, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो हाँ, कोई मतलब ही नहीं, 3.4 नहीं। यहाँ भी नहीं आ पा रहा। तो ये कहाँ से लिया सर आपने? कोई साईफाई लाइब्रेरी से लिया है क्या? मैं चेक कर लूंगा सर आज। ये वाला नहीं सर, रिजल्ट तो सर देखिए, रिजल्ट तो सर मेरे को ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, एंड दिस लेकिन हाँ हाँ, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया हाँ सर, ये या कोड, साईफाई हाँ लाइब्रेरी सर, से लिया है? कोड बनाया, ये ये साईफाई से रिजल्ट लिया है आया, क्या? तो मैं और देख सर लूंगा। हाँ हाँ, ओके। और सर जो ये रिजल्ट है, ठीक है सर, रिजल्ट है ये, तो सर मतलब जो है कैलकुलेशन करके देखा इसके अंदर कि भाई कैसे हाँ, ये नहीं वो तो करना भी चाहिए ना, वो तो हाँ क्रॉस चेक तो करना ही है। इसलिए सर मैंने क्रॉस चेक करने के लिए ही ये एग्जांपल डाला कि ऐसा तो नहीं हम गलत, सही आ रहा है, 0.469 आना चाहिए था, और ये दे रहा है ऐसा। ठीक है, तो सर मैंने क्रॉस चेक करा हाउ इट रीच टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन, और मेरे को यहाँ पर पहले ही डाउट तो था, लेकिन अब डिस्कशन में लेकर आया मैं सामने सबके लिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, एज पर फॉर्मूला गए, फॉर्मूले में था कि ये नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट, सो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में टर्म तो 5 है, और वो टर्म 1 बार आ रही तो 1/5 होना चाहिए। यहाँ पर ये सोल्यूशन क्या दे रहा है 1/4, मेरे को एक ये डाउट था। फिर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में, इट इज वो लॉग तो दे ही रखा था उसने, फॉर्मूले में लॉग तो थी कि इट इज लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कॉर्पस, तो भैया 4 डॉक्यूमेंट्स थे, एंड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म, तो 3 डॉक्यूमेंट थे जो नंबर ऑफ टर्म कंटेन कर रहे थे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पर इनवर्स लेने का कहाँ बात भी नहीं हुई है, इट्स जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू। ठीक है, इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, बस सीधी सी बात।
So higher TF-IDF score are assigned to the terms that are frequent in a document but rare across the IDF, indicating importance of distinguish the documents with others. जो भी है उसने ये शब्द लिखे भाई, हम तो फॉर्मूले पर आ रहे हैं, मैथ्स पर आ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वेरिफिकेशन आपने जो पॉइंट आउट करा कि लॉग टू द बेस ई है यदि, तो 0.2877 आ रहा है, तो 0.2877 को 0.25, चलो इसका 0.25 लो, तो 0.0719 आ रहा है, ये इसका TF-IDF स्कोर आया। ठीक है, तो क्या मैं ये जो है यहाँ पर, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर स्कोर यहाँ पुट करूं, क्या करूं मैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, स्कोर कैसे, यानी कुछ और मल्टीप्लीकेशन बच गया क्या हमारा जो आना चाहिए था। ठीक है, that needs to be something traced out, ये करना पड़ेगा। और फॉर्मूला तो सही है, यही होता है फॉर्मूला, वो मुझे पता है। ठीक, लेकिन ये जो मैट्रिक्स बना रहा है ना, इसको लेकर मुझे थोड़ा सा वो है, ये TF-IDF, और भैया ये तो ऑलरेडी कोड से इंपोर्टेड है TF-IDF, तो जो मैट्रिक्स बनाएगा भाई वो तो ये कैसे गलत बना देगा, हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी कोड से है ना, कोड ने बना के दिया है। तो ये पूरा कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं, 9 शुड बी देयर। तो यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी सही चल रहा है हिसाब किताब, ये डॉक्यूमेंट का ही है। This is TF-IDF value for the document that needs to be traced. Okay, और कैलकुलेशन तो भाई जैसा है वैसे ही है। This is the score 0.0719, but here it is coming 0.469. यदि आप फर्स्ट का भी देखो, फर्स्ट का भी यदि आप देखें तो क्या होगा, फर्स्ट भाई ये एक बार आ रहा है इस डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या कहेंगे इसे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स 5 हैं, तो अगेन इट इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल कितनी बार आ रहा है फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स फर्स्ट इज कमिंग, तो पहले वाले डॉक्यूमेंट में आ रहा है और आखिरी वाले डॉक्यूमेंट में आ रहा है, कुल मिला के 4 डॉक्यूमेंट हैं, तो 4/2, सो मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 4/2, तो 4/2 होता है 2, लॉग टू द बेस E2 कितना होता है, हाउ मच इट इज, सर निकालिए जरा, लॉग टू द बेस E2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, देखिए जरा आंसर क्या आएगा, log to the base E2, log to the base E2 multiply by 0.2, how much it is, 0.069, ये 0.069, ये ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, 0.69 मल्टीप्लीकेशन ओवरऑल इंटू 0.69 वो 0.14 आ जाएगा, ये 0.69 इंटू 0.2, ये कितना आ जाएगा, 0.014, 7 कर लेते हैं ना सर, हाँ हाँ, अच्छा इसको 7 ही कर लेते हैं, ठीक है, हाँ। इसको हम 7 कर लेते हैं, 0.014 ये आंसर आ रहा है। यदि यहाँ देखें तो इट इज गिविंग लाइक 0.58 करके कुछ आ रहा है, हाँ कुछ, देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। ठीक है, जो ये फॉर्मूला और उसका जो है मल्टीप्लिकेशन उसको सही बिठा नहीं पा रहा। ठीक है, हम TF-IDF काउंट वेक्टराइजर की तो चलो आराम से हमें समझ में आ गया, तो कोई इशू नहीं है, इधर इशू है। ठीक है, यस, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साइफाई की लाइब्रेरी से किया सर आपने? हाँ, नहीं साइपाई से कहाँ उठाया मैंने, ये साइपाई से थोड़ी ना उठाया, ये कहाँ से उठाया? ये तो SQLearn से उठाया, SQLearn से, हाँ, मैंने साइपाई से ना उठाया। कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साइपाई से लेने का नहीं, हाँ वो लाइब्रेरी कौन कहाँ से उठाया, नावी बायस में आता है, हाँ नहीं, SQLearn से उठाया, हाँ SQLearn से ही उठाया सर, हाँ वहीं पर ही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेशन हो रहा है और हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या डिफरेंस बन रहा है इसमें, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। From the SQLearn, how TF-IDF has been used. This is a general formula for the TF-IDF, which I am applying. ये करेक्ट है जो पढ़ रखे हैं और पढ़ रहे हैं जो, बट वो आंसर अलग दे रहा है।
खैर कोई बात नहीं, आगे ये प्रॉन्स एंड क्रॉन्स थे TF IDF के, तो हम वैसे भी रीड आउट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, और नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट नेव बायस, ठीक है, और उसके बाद है बर्नौली एंड आउट ऑफ द कोर। ये चीज़ें हैं, दो दो तीन ये और हैं बातें, ठीक है। बट अभी हमारा खास कंसर्न, कोई भी चीज़ जब दी डाउट पे है तो उसको क्लियर करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ये ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, इसको ज़रा और गो थ्रू करिएगा, फिर जो है हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि क्या कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। वही हो सर ये एक रिक्वेस्ट था, हाँ। कल से ना वो आप ये पढ़ा रहे हो तो बोल रहा है कि थोड़ा NLP पे कोई 1 आध घंटे का लेक्चर हो सकता है क्या, जैसे बेसिक टर्म्स ये जो है, हाँ हाँ क्योंकि फिर वो पैडिंग करना पड़ता है कि सेंटेंस एक ही लेंथ के हाँ हो, हाँ वैसे करने हाँ के लिए हाँ कुछ हाँ है क्या? हाँ सर, कर तो सकते हैं सर। क्योंकि इसका तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। अभी तो ठीक है 700 डाल रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन इसको जो इसके पीछे का जो बेसिक होता है, जैसे आप समझा रहे हो ना अभी बेसिक हाँ कि हाँ कैसे कैलकुलेट किया है। हाँ हाँ हाँ, कि अभी तो ठीक है, इसने एक रो में 9 तो ले लिया है क्योंकि वो इनबिल्ट एल्गोरिदम है, तो उसका इनबिल्ट कुछ तो भी होगा ना, जो इनबिल्ट कुछ लिस्ट होगा। बनाता है, उसको पैडिंग करता है वगैरह। हाँ 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 हम्म? हाँ हाँ तो बेसिक कुछ समझा देंगे क्या सर, कभी है टाइम है तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। तो जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे इसमें सर मैंने कहा TF IDF काउंट वेक्टर एजर आया, एक वेक्टर टू डॉग, डॉग टू वेक्टर होता है, एक बैग ऑफ वर्ड्स होता है, वो NLP के कोर टर्म्स हैं सारे, जो डेटा कलेक्शन और उसके ये एनोटेशंस में यूज होते टर्मिनोलॉजी सर, क्योंकि वो हैं। खुद से पढ़ने लगे ना तो टाइम जाता है, लेकिन आप पढ़ाते हो तो 1 घंटे में हो जाता है, हाँ हाँ इसलिए। सर, वही वही मैं समझता हूँ सर, लाइव क्लास का यही है। तो सर मैं उसको कवर कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना सर। और इसका हम देखते हैं, क्योंकि हम सर गलत नहीं कर रहे, वी आर डूइंग करेक्ट, है ना। जो रिक्वायरमेंट है, जो फॉर्मूला कहता है, वी आर डूइंग करेक्ट, बट ये ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो इनबिल्ड के करस्पॉन्डिंग ये क्या लॉजिक लगा रहा है, उसको मैं क्रॉस चेक करना चाह रहा था, और क्रॉस चेक में हमें मिसमैच हो रही है वैल्यू, यानी स्टिल इट इज अप्लाइंग समथिंग एडिशनल, जो कि शायद हमें अभी फॉर्मूले में नजर नहीं आ रहा, जो होना चाहिए था, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, करेंगे एक बार, क्रॉस चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको और डिस्कस कर लेंगे, देन विल प्रोसीड टू द अनसुपरवाइज्ड, तभी जाएंगे अपन अनसुपरवाइज्ड पे।